Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our today's topic is Vygotsky Socio-Cultural Theory. वाइगॉस्की का जन्म 17 नवंबर 1896 में हुआ और सिर्फ 37 इयर्स की एज में 11 जून 1934 में उनका निधन हो गया। वाइगॉस्की बिलोंग फ्रॉम रशिया, इस वजह से उन्हें रशियन साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। उनका काम तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी ही टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने वेरियस टॉपिक्स पे लिखा, जैसे लैंग्वेज, थॉट, साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेटिंग स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। जो वाइगॉस्की के एक्सपीरियंस थे, उनका जो इंटरेस्ट था लिटरेचर में और उनका एज अ टीचर जो काम रहा, उन सब की हेल्प से उन्हें ये जानने में हेल्प मिली कि सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज का कोग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। यानी समाज में जो भी चीज़ें होती हैं और हमारी जो भाषा है, वो दोनों हमारे संज्ञान की वृद्धि में सहायक हैं। वाइगॉस्की ने जनरली 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया था, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। इसी वजह से उनकी थ्योरी को बोला गया सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो आपको वाइगॉस्की के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पियाजे की, उनको बोला गया था रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट और वाइगॉस्की को बोला गया सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट। यानी उनका मानना था कि बच्चा जो भी लर्निंग करता है, जो भी उसकी डेवलपमेंट होती है, वो सोसाइटी की वजह से होती है। उन्होंने जनरली सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था और जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है या एज होती है, उसको इग्नोर किया। साथ ही वाइगॉस्की ने ग्रुप लर्निंग की भी बात की, यानी एक ग्रुप में, एक समूह में सीखना। वाइगॉस्की ने डेवलपमेंट को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला था, वहीं पियाजे ने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोला था। आपको ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज की बात जो है पियाजे ने नहीं की थी, लेकिन लैंग्वेज के ऊपर पूरा फोकस किसने किया था? वाइगॉस्की ने। वाइगॉस्की ने कहा कि एक बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, यानी उसके संज्ञान में जो वृद्धि होती है, उसके लिए सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। सोशल इंटरेक्शन में आ गया कि कोई भी बच्चा सोसाइटी में जब रह रहा है, सोसाइटी से वो जो भी चीज़ें सीख रहा है, और लैंग्वेज यानी भाषा, ये दोनों जो है उसके संज्ञान में वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही यहाँ पे एक और तीसरी चीज़ आ गई, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो भी किसी बच्चे के संज्ञान में वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, कोग्निटिव डेवलपमेंट 3 एस्पेक्ट्स की वजह से होती है, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल इंटरेक्शन। वाइगॉस्की ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि अगर कोई बच्चा सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं, अगर वो उनमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उससे उसकी इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी। सोशल इंटरेक्शन में सभी का रोल रहता है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर हैं, या बच्चे से जो भी उम्र में बड़े हैं, जो भी उसके लर्निंग एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, वो एज अ मॉडल एक्ट करते हैं बच्चे के सामने, वो बच्चे को असिस्ट करते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको डायरेक्शंस देते हैं और साथ ही उसको फीडबैक भी देते हैं कि अगर बच्चे ने कुछ किया तो उसने ठीक किया या गलत किया। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो भी बच्चे के फ्रेंड्स होते हैं, उसके हम उम्र होते हैं, वो भी बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने में बराबर सहयोग करते हैं। वो भी बच्चे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, वो आपस में बातचीत करके नई नई चीज़ों को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स जब बच्चे को चलना सिखा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चे के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं, ताकि बच्चे का पूरा ध्यान उसके फीट की मूवमेंट पे रहे, ना कि बैलेंस बनाने पे। लेकिन जैसे ही बच्चा चलना शुरू कर देता है, उसके बाद वो अपने आप दौड़ना भी सीख जाता है। यानी सोशल इंटरेक्शन से बच्चे को एक डायरेक्शन मिलती है और फिर उसके बाद बच्चा खुद उस चीज़ के ऊपर काम करके अपनी डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज, यानी भाषा। लैंग्वेज किसी भी एक कल्चर का कोई एक वर्बल एक्सप्रेशन है, यानी किसी भी कल्चर की कोई एक पर्टिकुलर बोली, जिसकी हेल्प से लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हर एक कल्चर के अपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनको वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लैंग्वेज की हेल्प से ही एक बच्चा चीज़ों को जानता है, चीज़ों को समझता है और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। लैंग्वेज एक सोशल फंक्शन के जैसे भी काम करता है और एक इंडिविजुअल फंक्शन के जैसे भी काम करता है। लैंग्वेज किसी भी लर्नर को हेल्प करती है कि जो भी उसने सीखा और जो भी उसकी थिंकिंग है, वो उसको लोगों के सामने जाहिर कर पाए। अगर लैंग्वेज ही नहीं होगी तो चाहे कोई इंसान कितना भी इंटेलिजेंट है, वो दूसरों को बता ही नहीं पाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा उस चीज़ को। तो लैंग्वेज भी कोग्निटिव डेवलपमेंट में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे पास जनरली 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइवेट स्पीच। तो फर्स्ट आ जाएगी सोशल स्पीच,
यानी 2 साल से ऊपर का बच्चा जो भी बात करता है वो सोशल स्पीच है, यानी जो दुनिया से वो बात कर रहा है वो क्या है, सोशल स्पीच है। जैसे वो अपनी मम्मी को बोल रहा है कि मुझे पानी दे दो, तो वो क्या आ गई, सोशल स्पीच आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइवेट स्पीच, जो कि 3 साल से ऊपर का बच्चा करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे खुद से बात कर रहे होते हैं, या तो अगर वो किसी पजल को सॉल्व कर रहे होंगे तो खुद ही बोल रहे होंगे कि पहले ये लगाऊंगा फिर ये लगाऊंगा, यानी वो खुद से बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ डायरेक्शन में हेल्प करती है, और पियाजे ने इसी प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला था। एंड थर्ड टाइप हमारे पास आता है साइलेंट इनर स्पीच, यानी 7 साल से ऊपर का बच्चा जो करेगा। इसका मतलब है अपने मन में ही बात करना, यानी जो हम अपने मन में सोच रहे हैं कि पहले मैं ये करूँगा फिर ये करूँगा, तो वो हमारी क्या है, साइलेंट इनर स्पीच। तो इसमें हमारे पास 3 आ गई, सोशल स्पीच 2 साल से ऊपर का बच्चा, प्राइवेट स्पीच 3 साल से ऊपर का बच्चा, एंड साइलेंट इनर स्पीच 7 साल से ऊपर का बच्चा जो करेगा। इसमें कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्पीच सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ डायरेक्शन में हेल्प करती है, तो आंसर आ जाएगा प्राइवेट स्पीच। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा एन लिख रहा होगा तो खुद से बात करेगा कि पहले मैं एक लाइन यहाँ लगाऊंगा, फिर एक लाइन यहाँ लगाऊंगा, फिर एक लाइन नीचे की ओर लगाऊंगा और मेरा एन बन गया। वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच और सोशियो कल्चरल थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एंड मोर नॉलेज देन अदर। इसमें हम सबसे पहले करेंगे जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट जो कि हकीकत में है, यानी कोई बच्चा अपने लेवल पे कोई भी काम कर रहा है लेकिन उस काम को करने में वो अभी इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं है, तो वो कौन सा आएगा, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। यानी वो काम तो कर रहा है लेकिन वो उस काम को करने में इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट अभी नहीं है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मान लो कोई बच्चा अपने लेवल पे काम कर रहा है, उसके बाद उसको किसी की गाइडेंस मिल जाती है, उसके बाद वो उस काम को कर रहा है, तो दोनों के बीच में थोड़ा फ़र्क होगा और उसी फ़र्क को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वट द चाइल्ड अकम्प्लिश अलोन एंड वट ही और शी कैन अकम्प्लिश विद गाइडेंस ऑफ अनदर। फॉर एग्जाम्पल जब एक बच्चा खुद काम कर रहा है, अपने लेवल पे काम कर रहा है बिना किसी की हेल्प से, तो वो उसका आ जाएगा एक्चुअल लेवल। लेकिन हमें पता है कि बच्चे के अंदर इतना सामर्थ्य है, इतना पोटेंशियल है कि वो यहाँ तक पहुँच सकता है, तो ये आ गया उसका पोटेंशियल लेवल। अब उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हम या तो उसको कोई हिंट देंगे या तो हम उसको गाइडेंस देंगे। तो एक हिंट और गाइडेंस की वजह से बच्चा अपने एक्चुअल लेवल से पोटेंशियल लेवल तक पहुँच जाएगा। तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं ZPD। यानी किसी भी बच्चे के एक्चुअल लेवल से पोटेंशियल लेवल तक पहुंचने के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और उस बच्चे को पोटेंशियल लेवल तक पहुंचाने के लिए जो भी हम उसको हिंट दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग यानी कोई भी सपोर्ट या असिस्टेंस जो एक बच्चे को उसके टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। स्कैफोल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे का काम खुद कर रहे हैं और वो सिर्फ देख रहा है, या हम बच्चे को कोई शॉर्टकट प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके काम को करने के लिए, लेकिन हम इसमें बच्चे को प्रॉपरली असिस्ट करते हैं ताकि वो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंच पाए। इसमें हम सिर्फ उसको एक हिंट देंगे या गाइडेंस देंगे ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी बच्चे से अपना टिफ़िन बॉक्स नहीं खुल रहा, तो हम क्या करेंगे, उसकी लीड को थोड़ा सा लूज़ कर देंगे और उसके बाद बच्चा उसको खुद खोलेगा, तो उसको हम बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। लेकिन अगर हम खुद ही उसको टिफ़िन पूरा खोल के दे रहे हैं तो उस चीज़ को हम स्कैफोल्डिंग नहीं बोलेंगे। यानी हम उसको सिर्फ एक हिंट दे रहे हैं, ना कि उसका काम खुद कर रहे हैं, बल्कि उस काम को बच्चा खुद करेगा। एंड इसमें हमारे पास एक और आता है MKO, दैट इज़ मोर नॉलेजेबल देन अदर। मोर नॉलेजेबल देन अदर में कोई भी आ सकता है जो बच्चे से ज़्यादा नॉलेज रखता है, जिसको बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है। उसमें उसके टीचर आ सकते हैं, पेरेंट्स आ सकते हैं, कोई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर आ सकता है, या कोई फ्रेंड आ सकता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि जो स्कैफोल्डिंग टर्म थी वो दी थी ब्रूनर ने, लेकिन इसका यूज़ किया था वाइगॉस्की ने। लास्ट इज़ इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स ऑफ वाइगॉस्की थ्योरी, यानी वाइगॉस्की की थ्योरी का टीचर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अडल्ट और पीयर्स जो होते हैं वो स्कैफोल्डिंग के ज़रिए लर्निंग को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं, और ज़्यादा हेल्पफुल बना सकते हैं। असिस्टेड लर्निंग के ज़रिए एक स्ट्रेटेजिक हेल्प मिल सकती है बच्चे की इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग के लिए।
और अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो टीचिंग ना ही ज़्यादा हार्ड होगी, ना ही ज़्यादा इजी होगी, लेकिन एक राइट ट्रैक पे, राइट पाथ पे चलेगी. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.